नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है कि आखिर इस टॉपिक की क्या उपयोगिता है। मेरे साथियों, टॉपिक का नाम है कि क्या कारण है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या क्या कारण बनते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखिए, कुछ ना कुछ तो कारण होता है कि कुछ ही लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है और बहुत से लोग यहां पर प्रयास करते हैं लेकिन सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाता है। बहुत कम लोगों का ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है। तो क्या कारण है कि क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी में सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। तो मेरे साथियों, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए तो यकीन मानिए आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना बड़ा ही आसान है। देखिए, जब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर परिश्रम का बड़ा ही महत्व है कि आपको परिश्रम या मेहनत तो करना ही होगा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो। लेकिन आपने कई ऐसे दोस्तों को देखा होगा जो लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी पहले या दूसरे प्रयास में सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है, वह सबसे बड़ा कारण लगता है मार्गदर्शन का, है ना। देखिए, हो सकता है कि आपने किसी से गाइडेंस लिया, मैं भी आपको यहां पर मार्गदर्शन बता रहा हूं, लेकिन तय आपको करना है कि मेरे द्वारा बताया गया मार्गदर्शन सही है या नहीं। मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन आपको कैसे पता कि यह मार्गदर्शन सही है या नहीं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। मैं तो खुद कहता हूं कि मेरी ही बातों पर आप डायरेक्ट विश्वास मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बात सही है तो ही विश्वास कीजिए, ऐसे बात पर विश्वास मत कीजिए। तो मुझे जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है कि अगर आप परिश्रम कर रहे हैं और आपके सिलेक्शन में यहां पर बाधा आ रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है मार्गदर्शन को लेकर। तो अब मार्गदर्शन के क्या महत्व है सिलेक्शन में। देखिए, उदाहरण के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए आपको पता है कि मुझे किसी स्थान पर जाना है और आपके जाने का मार्ग पूर्व की दिशा है और आप पश्चिम की ओर निकल गए, तो इसका मतलब आप चल तो रहे हैं, जा तो रहे हैं। कहने का मतलब आप परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जो रास्ता पूर्व की ओर है, जो आपके गोल पूर्व की ओर है और आप पश्चिम की ओर निकल गए, आप कितना ही परिश्रम कर लेंगे तो क्या आप आपके गोल तक, आपके लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो बात कहेंगे, सर आप बात तो सही कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रास्ता है, जो हमारी दिशा है, वह दिशा ही हमने गलत चुन ली। फिर चाहे हम कितना ही परिश्रम करें, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस मार्गदर्शन को कैसे समझे कि सही रास्ता क्या है, सही यहां पर कह सकते हैं सही जो हमारा रास्ता है या सही दिशा कौन सी है। तो देखिए, जैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करने में आपको सबसे पहले अगर इस रास्ते को समझना है तो आपको सबसे पहले इसके सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस समझने का मतलब यह नहीं होता है कि मान लीजिए सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री, यानी इसे हम कहते हैं इतिहास। तो आपने पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, सिलेबस में है इतिहास, इतिहास की एक यूनिट प्री में भी है और इतिहास जो सब्जेक्ट है वह मेंस में भी है। तो इसका मतलब यही नहीं होता कि प्रीलिम्स में भी इतिहास है, मेंस में भी इतिहास है। इसका मतलब यह होता है कि हमें यह समझना है कि यह सब्जेक्ट अगर जुड़ा है तो इस सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है, इससे प्रीलिम्स में क्या प्रश्न बन सकते हैं और इससे मेंस में क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसे प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से कितना पढ़ना है और मेंस के हिसाब से कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, इस बारे में समझ होना बड़ा ही जरूरी है और यही आपका सही मार्गदर्शन है। आपने देखा इतिहास की, हाँ सिर्फ ये नाम को इतिहास नहीं है, बल्कि हमें तो इसमें ये चीजें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। तो आपने सबसे पहले सिलेबस को समझा। ऐसे ही आपने देखा ज्योग्राफी, भूगोल,
तो आपने पाया कि भूगोल केवल नाम का भूगोल नहीं है, यहां पर भूगोल में प्रीलिम्स में भूगोल की इतनी उपयोगिता है और मेंस में भूगोल की इतनी उपयोगिता है। इस तरीके से आपको डिटेल में इन चीजों को समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझ लेना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कार्य करना है। अभी आपको पढ़ना तो शुरू करना ही नहीं है, सबसे पहले इस चीज की समझ होना बड़ा ही जरूरी है। फिर आपको देखना है पुराने पेपर्स, जो भी पुराने पेपर हुए हैं उन पुराने पेपर को आप लाइए, प्री के भी ले आइए और मेंस के भी ले आइए। इन पेपर को बड़े ही अच्छे तरीके से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से यहां पर प्रश्न बन रहे हैं। अगर प्रीलिम्स में आपने इतिहास में टॉपिक देखा था कि हाँ इतिहास में हमारा टॉपिक हड़प्पा, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, तो प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न कैसे बन रहे हैं तो आपको उसका नेचर समझ आएगा कि हाँ ये पैटर्न बार बार फॉलो होता है। फिर आप मेंस में देखिए कि हाँ आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा हुआ है, तो यहां पर प्रश्न देखा कि अनेकांतवाद या स्यादवाद के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आपको समझ आया कि हाँ मेंस में जो प्रश्न है वह प्रश्न इस प्रकार से बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने सिलेबस को अच्छे से समझा, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके बाद एथिक्स, निबंध, उसके साथ ही हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट को, इन सभी प्री और मेंस दोनों के सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। फिर पुराने पेपर को, प्री और मेंस दोनों को देखना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिलेबस को थोड़ा सा पढ़ते चलना है। सिलेबस को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो इतिहास को आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको सिलेबस और पुराने पेपर से यह समझ आना चाहिए कि मुझे इतिहास को किस लेवल तक पढ़ना है। दो तरीके हैं, एक तो आप इतिहास में पीएचडी कर लीजिए, इतना अच्छा तरीके से पढ़ लीजिए कि फिर इतिहास के आप ज्ञाता बन जाइए, और एक तरीका है कि सतही लेवल पर आप इतिहास को कंप्लीट कर लीजिए। पीएससी के हिसाब से कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करने की मत सोचिएगा। आपको केवल उतना पढ़ना है जितना कि सिलेबस की डिमांड है ना। नहीं तो पता लग रहा है कि आपको इतिहास की कहानियां बड़ी ही रोचक लग रही है तो आप डीपली चले गए, आपका समय निकल गया, आप केवल एक ही सब्जेक्ट तैयार कर पाए और आपने इतना पढ़ लिया है कि 50 शब्द में लिखने की जगह पर आप यही नहीं समझ पा रहे कि अब मैं इसमें क्या क्या लिखूं, क्योंकि आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है। आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, तो सिलेक्शन के बाद आप उसमें भले ही पीएचडी कर लीजिए, आप उस पर 10 बुक लिख दीजिए, लेकिन प्रारंभ में आपको यह समझना होगा जैसे ही शुरुआत हो कि मुझे इस सब्जेक्ट को किस लेवल पर कितना पढ़ना है। अगर इस बात को आप समझ गए, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, है ना, तो दो तरीके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आप बहुत डीपली पढ़ ले, एक एक चीजों के बारे में, एक एक नगरों के बारे में ये जान ले कि यहां पर इतनी ईंटें मिली, इतने घर मिले, है ना, इतने लोग रहते थे, तो उसका कोई औचित्य है नहीं। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा कि आपने देखा कि हड़प्पा से प्रश्न बना है सामाजिक व्यवस्था के बारे में, तो आपने थोड़ा सा समाज के बारे में जान लिया कि हाँ यहां पर मात्र सत्तात्मक समाज था, समता मूलक समाज था, ऐसे कुछ पॉइंट निकाल लिए, यहां पर समाज इतने भागों में वर्गीकृत था, इस तरीके से देख लिया। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में देख लिया कि जैसे बात करते यहां पर जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो चूंकि एक नगरी सभ्यता थी और नगरी सभ्यता का जो कह सकते हैं नगरी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है वह आपने देख लिया। इसके साथ ही आपने देखा सामाजिक, आर्थिक, यहां पर राजनीतिक जीवन देख लिया कि यहां पर आखिरकार समाज में राजनीतिक जीवन कैसा था, क्या यहां पर लोकतंत्र था या फिर यहां पर कह सकते हैं राजतंत्र था, क्या था यहां पर, किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी, या कह सकते हैं यहां का शासन किस वर्ग के हाथों में था। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, कि हड़प्पा का उद्भव कैसे हुआ, हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था,
जब आप पुराने पेपर को यकीन मानिए इतने डीपली समझ लेंगे तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि हाँ, प्रश्न सामाजिक व्यवस्था का अगर बन सकता है तो केवल 50 शब्द में बन सकता है, अर्थव्यवस्था का केवल 50 में बन सकता है, और अगर जा सकता है तो राजनीतिक व्यवस्था थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, अदरवाइज सामाजिक और आर्थिक जीवन यहां पर 50 शब्द से ज्यादा नहीं जाएगा। इस बात की समझ तब आएगी जब आप पुराने पेपरों को ऐसे समझ ले कि आपको, मैं कहता हूं अगर आपको पीएचडी करना ही है तो इन पेपर पर कीजिए। यहां से आपको समझ आएगा कि प्रश्न की डिमांड यहां पर कह सकते हैं कितने शब्दों तक पूछा जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए 50 शब्द के अलावा 200 शब्द में प्रश्न बनता है तो 200 शब्द में फिर प्रश्न यह बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन के बारे में वर्णन करते हुए यह बतलाइए कि किन कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो यह शब्द यहां पर, यह प्रश्न यहां पर 200 शब्द में बनने की गुंजाइश है। तो इस बात की समझ कब आएगी जब आप सिलेबस, पुराने पेपर्स और यहां पर थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की समझ यहां पर डेवलप करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को समझना है, उसके बाद सिलेबस के अंदर जो जो चीजें हैं उनके पुराने पेपर को देखना है कि कहां से प्रश्न बन रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कब करना है, पहले सिलेबस फिर पुराने पेपर, उसके बाद अब आपने पढ़ना शुरू किया। तो अब मान लेते हैं आपने इतिहास का यही टॉपिक देख लेते हैं कि आपने हड़प्पा सभ्यता शुरू किया। अब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने पहले ही देख लिया था कि प्रश्न बना सामाजिक जीवन से, आर्थिक जीवन से, तो अब आपको शुरू कर देना है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू कर देना है शुरुआत से ही। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही सामाजिक जीवन पर प्रश्न लिखना शुरू करेंगे आप पाएंगे कि मेरा जो आंसर है ये तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है। आपने यहां पर लिखना शुरू कर दिया और पता लग रहा कि आपके आंसर में आपको ही गलतियां नजर आ रही है, तो आपको लगातार लिखने का प्रयास करना होगा। जैसे ही आप लगातार लिखेंगे आपको आपकी गलतियां समझ आने लगेगी, उसी का एनालिसिस कीजिए, स्वयं का मूल्यांकन करना सीखिए, आपके आंसर को जांचना सीखिए, और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लगभग 1 से 1.5 वर्ष यहां पर आपको इस प्रोसेस में लगेंगे, इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने में लगेंगे जिसमें सिलेबस, पुराने पेपर, सब्जेक्ट और यहां पर आंसर राइटिंग। यकीन मानिए 1.5 साल, 1 से 1.5 साल अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर ली तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे होगा क्या कि लगभग 70 से 80% सिलेबस आपका जो डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं वहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीजें तो आप टेस्ट सीरीज में लिख देंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप पहली बार देखेंगे, वे रहेगा सिलेबस से लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि यहां पर मैं आंसर क्या लिखूं। तो उन 10 से 20% प्रश्नों की जो समझ है वह आपको डेवलप होगी टेस्ट सीरीज से। और आप खुद बताइए कि अगर आपने ये सभी कार्य कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पुराने पेपर्स को देख लिया, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, आंसर राइटिंग कर ली और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, और इन सभी में एक जो मेन चीज रखना है वह रखना है ईमानदारी। ईमानदारी से अगर आपने ये कार्य कर लिया तो क्या कोई आपका सिलेक्शन रोक सकता है? तो आप कहेंगे सर आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इन सभी रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं जो बात बतला रहा हूं इस पर आप आंख मीचकर भरोसा ना करें, खुद को समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे द्वारा बताई गई बात सही है तो ही आपको इसका अनुसरण करना है, इसको फॉलो करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जो बातें हैं ये सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर बताइए कि अगर आपका ऐसा ही कुछ डाउट है एमपीपीएससी को लेकर तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।